हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ से संबंधित प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस तरह का डेली बेसिस पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें से आपको 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी और ये आपका यूजफुल है। कोई भी स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं डिफेंस। जीके जीएस के टॉपिक में क्या क्या होगा आपके लिए? हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमी होंगे, मिसलिनियस में आपके लिए स्पोर्ट होंगे, कल्चर होंगे, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, डेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, निक नेम से संबंधित क्वेश्चन होंगे एवं और भी जितने प्रकार के मिसलिनियस के प्रश्न होते हैं सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके लिए यूजफुल है जितने भी स्टेट के पीसीएस है, जस्ट लाइक जेपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी एवं आरआरबी से संबंधित सभी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क एवं एलआईसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम, एयरफोर्स, एक्स-वाई, नेवी, एसएसआर एवं जितने प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आपका यहाँ ऑप्शन है दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना की गई थी दंतीदुर्ग के द्वारा। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश ये एक एंशियंट इंडिया का ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन 2 एंशियंट इंडिया, 2 मिडिएबल इंडिया हिस्ट्री और 2 मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री मिलेंगे। उसके बाद आपको ज्योग्राफी में इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, शूरसेन। इसका जो राइट आंसर है वो है हेमंत सेन। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में क्या बनवाया था? ये आपका मिडिएबल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन है एलोरा का शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था इसने एलोरा का शिव मंदिर बनवाया था। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था इसके द्वारा एलोरा के शिव मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी का जो क्षेत्र है दोस्तों ये गुजरात में है और अगर वल्लभी काल की अगर हम बात करें तो ये किस काल को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है गुप्त काल। गुप्त काल जो होता है, गुप्ताज एरा, उसको हिस्ट्री में वल्लभी काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजामी और फ़क्रे मुदस्सिर किसके दरबारी कवि थे? ये 2 पोइट के नाम हैं, हसन निजामी और फ़क्रे मुदस्सिर। ये किसके दरबार में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दोनों जो दरबारी कवि थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारे निकनेम्स के नाम से भी जाना जाता था, जैसे
लाक्स बख्श, हातिम द्वितीय, इन सभी नामों से जाना जाता था एवं इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी जो गौर से आया था और इसने पहली बार भारत के क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। 1172, 1175, 1178, 1182। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण 1175 में किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगलों का अगर हम पीरियड देखते हैं तो ये 1526 से लेकर 1707 तक मुगल काल चलते हैं। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाने के बाद ये 1857 तक लेटर मुगल आते हैं, जिसमें अंतिम बहादुर शाह जफर होते हैं। यहाँ पर आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर का जो शासन काल होता है उसे मुगल काल का या मुगल समय का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम आया था और ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1852, 1856, 1858, 1860। आपका जो राइट आंसर है वो है 1858, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह होने के बाद अभी तक जो यहाँ पर गवर्नर जनरल चला करते थे उनको हटा दिया गया था। पूरी शासन व्यवस्था महारानी क्राउन के हाथ में चली गई थी और क्राउन के द्वारा एक वायसराय नियुक्त किया गया था और उसी वायसराय की मदद से भारत पर शासन किया जाता था और यहाँ पर चीज़ों को रेगुलेट किया जाता था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये विख्यात है किसके लिए? ऑप्शन देखते हैं। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी और इसमें हुआ ये चीज़ था दोस्तों कि पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो यहीं पर सबसे पहली बार गाया गया था। आगे हम ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रीय गान, ये 1911 में दिल्ली अधिवेशन में गाया गया था और इसमें मुख्य रूप से दिल्ली दरबार लगाया गया था जिसमें इंग्लैंड के उस समय के महाराजा जॉर्ज पंचम आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल आए जिनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। आपका जो राइट आंसर है वो है सर चार्ल्स मेडकॉफ। सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? नोक्लियाई एक वाटरफॉल है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से भारतीय राज्य में है? केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय के जो क्षेत्र में नोक्लियाई झरना है और मेघालय में ही आपका मानसीराम और चेरापूंजी है जहाँ की भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस बायोम में पेड़ नहीं है?
यहाँ आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि कौन सा बायोम का क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी पेड़ नहीं है। ऑप्शन है टैगा, टुंड्रा, चैपरल, सवाना। इसका जो राइट आंसर है वो है टुंड्रा। टुंड्रा का रीजन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बायोम में पेड़ नहीं पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है भारत में विश्व का सबसे बड़ा एल्यूवियल निक्षेप पाया जाता है। एल्यूवियल मीन्स जलोढ़। सेकेंड ऑप्शन है खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अल्ब्यूमियम है। थर्ड ऑप्शन है खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों एक से अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 1 और 3। भारत में विश्व का सबसे बड़ा एल्यूवियम निक्षेप पाया जाता है एवं खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार में बांटा जाता है, बांगर एवं खादर। खादर नई जलोढ़ को कहा जाता है जो नदियों एवं घाटियों के मैदान से बनता है एवं बांगर पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार मरुस्थल पे स्थित है। थार मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन आपसे यहाँ ये चीज़ें पूछ रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन ए 30%, बी 40%, सी 60%, डी 70%। आपका जो राइट आंसर है वो है 60%। राजस्थान का 60% हिस्सा ऐसा है जिसमें थार मरुस्थल स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रिज जो है वो आपका दोस्तों हिंद महासागर इट मीन्स इंडियन ओशियन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। तो हेलमंद प्रांत जो है वो तंबाकू के लिए, अफीम के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए। तो ये आपका कपास के लिए फेमस है। अफगानिस्तान में एक प्रांत, एक स्टेट है जिसका नाम हेलमंद है और वहाँ पे अफीम की खेती काफ़ी बृहद मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन है 330, 332, 222, 345। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो इसमें SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 330 में आप देखें तो अनुच्छेद 330 में SC, ST के लिए आरक्षण है लोकसभा में। अनुच्छेद 331 में अगर आप देखें तो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण है लोकसभा में। अनुच्छेद 332 में आप अगर देखें तो ये SC, ST का आरक्षण है विधानसभा में। और अनुच्छेद 333 में अगर आप देखें तो ये एंग्लो इंडियन का आरक्षण है विधानसभा में। बट दोस्तों हाल ही में कुछ संशोधन भी किए गए हैं जिसमें एंग्लो इंडियन का जो पद है इसको हटाने की बात की जा रही है एवं इसमें लगभग मुहर लग भी चुकी है। लगभग ये हटाने जाएगी, पूरे प्रोसेस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसका जो हाई कोर्ट है
वो किसके न्याय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच है। ये जो अंडमान एंड निकोबार है, ये सभी पोर्ट ब्लेयर इनकी जो राजधानी है वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट की एक सर्किट बेंच है, जो कि मुख्य रूप से कलकत्ता हाई कोर्ट से सभी चीज़ें रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट। तो जो लक्षद्वीप समूह है जिसकी राजधानी कवारती है, मुख्य रूप से इसका जो न्यायिक क्षेत्र न्यायालय आता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये है केरल हाई कोर्ट, और केरल का जो हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल में सबरीमाला मंदिर जो हमेशा चर्चे में रहती है, खाली स्थान के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। दोस्तों इसमें आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि केरल की जो सबरीमाला मंदिर है जो कि पंबा नदी के किनारे है, ये कौन से भगवान को समर्पित है? ऑप्शन है अय्यनार, अयप्पम, मुथुप्पन, कोटी लिंगेश्वर। आपका जो राइट आंसर है वो है अयप्पन। भगवान अयप्पन को केरल का सबरीमाला मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है और हमेशा चर्चों में बनी रहती है, ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं दोस्तों, और ये कहाँ पे अवस्थित है? रसीला गुजरात, वीथी आंध्र प्रदेश, कृष्णवट्टम केरल, विदेशिया उत्तराखंड। तो आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड ये 4 क्षेत्र दिए हुए हैं, और अब से ये चीज़ क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ का कौन सा जो डांस है वो मिलान सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विदेशिया उत्तराखंड का नहीं है। बाकी रशीला गुजरात, वीथी आंध्र प्रदेश, कृष्णवट्टम केरल ये आपका सही मिलान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, राजहर्ष सम्मान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले नोबलिस्ट को प्रतिवर्ष व्यास सम्मान दिया जाता है। इसमें कुछ लिमिटेड राशि भी दी जाती है, साथ ही साथ उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति का डेफिनेशन एक लाइन में ही होगा कि महंगाई का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति है। आपसे क्वेश्चन ये चीज़ें कर रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सी सूचकांक का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीडीपी डिफ्लेटर, सेकेंड है CPI-AL/RL, थर्ड है CPI-IW, डी है WPI। इसका जो राइट आंसर है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके माध्यम से भारत में मुद्रास्फीति के सूचकांक को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस विजयलक्ष्मी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, हॉकी। आपका जो राइट आंसर है वो है चेस। एस विजयलक्ष्मी चेस की एक बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी है। इन्होंने विश्व स्तर पर भी अपनी प्रतिभा
की झलक को दर्शाया है, साथ ही साथ इन्होंने अपने नाम बहुत सारे खिताब एवं टाइटल को जीता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडी स्टॉर्म ये एक किताब है दोस्तों, और ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, रॉजर बिन्नी। आपका जो राइट आंसर है वो है संदीप पाटिल। सैंडी स्टॉर्म संदीप पाटिल की आत्मकथा है। तो ये था दोस्तों आपका 25 प्रश्नों की श्रृंखला। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो लाते हैं। और दोस्तों अभी मैं यूट्यूब पे अपने पूरे टीम के मार्गदर्शन से नई नई वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। इसमें मैं आपको आगे और भी तरह तरह के क्लासेस को ऐड करूँगा, वीडियो के क्वालिटी को और भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगा। आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस से अगर आने वाले 6 महीना 1 साल तक अगर कंटिन्यू रहेंगे तो इस दौरान जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे आपका रिजल्ट पक्का होगा। और ये सब ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हमारी पूरी टीम के मार्गदर्शन में सेट की गई है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में हिट करेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एग्ज़ाम फैक्ट्री।